हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट आज मैं लेकर हाजिर हूँ 2। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट हाजिर लेकर आऊँ आपके सामने मैं बैजनाथ। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि NBE, UCIL और DDA, NCL सारे एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रैक्टिस सेट करना कैसे है। दोस्तों, मैं एक बात आपसे बता दे रहा हूँ, जो बुक्स मैंने प्रीफर की है ना, हर एक एग्ज़ाम को मैंने आपको बुक का बता रखा है। तो आपको करना क्या है, बुक को आप लोग डेली पढ़िए। दोस्तों, आप लोग ओनली यूट्यूब के भरोसे ना रहिए, सच्चाई बता रहे यूट्यूब का, भले से मैं एक यूट्यूबर हूँ। दोस्तों, आप बुक्स को जरूर पढ़िए, ये प्रैक्टिस सेट होता है। आप इसमें से देखिए मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। ये जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ पूरा उसी में से फंस जाएगा, ये नहीं जरूरी है। ये दोस्तों ओनली ये प्रैक्टिस सेट है, और क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन चांस है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, बुक को ज़्यादा प्रेफर करिए और वीडियो भी देखिए। और लेकिन आप ये लोग वीडियो में देखिए कितना क्वेश्चन सर ने कराया, और हमारा जो है कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। दोस्तों, मैं इस तरीके से आपका क्लास जीके का लेता हूँ ना, हर एक ऑप्शन को लेकर चलता हूँ। ये नहीं कि एक ऑप्शन बता दिया छोड़ दिया, पूरी ऑप्शन को जो है आराम से करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको NBE में जो भी डाउट है दोस्तों, उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ, सबका डाउट समेट कर उसमें कुछ स्टूडेंट का नाम भी लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा तो क्वेश्चन यही तो पूछेगा, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। कह रहा संगम राजवंश के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर्स ऑफ द संगम डाइसेंट्री। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं संगम वंश के संस्थापक के, तो हरिहर हरिहर प्रथम और बुक्का राय दोनों थे। कौन थे, हरिहर प्रथम और बुक्का राय, यानी कि दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, सही है। संगम ये पूछ लेता है कि संगम वंश किस साम्राज्य के अधीन था। तो दोस्तों, जो संगम वंश था ना, वह विजयनगर साम्राज्य के क्या था, अधीन था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन निकला। पहला क्या, संगम राजवंश के संस्थापक हरिहर प्रथम और बुक्का राय, और यह विजयनगर के अधीन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य और उसके व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, जो NBE का पेपर होगा ना, उसे TCS कराएगी। कौन कराएगी दोस्तों, TCS। तो ये जो पेपर मैंने लिया ना, ये TCS का ही पेपर है। ठीक है ना, ग्रेजुएशन लेवल का ही पेपर है। सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, और ये पेपर क्या बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसे TCS ने लिया था, और ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं देखिए मैं उस तरह से नहीं हूँ कि मैं झूठ बोल दिया, क्या फायदा है, सत्यता मैं आपको बता देता हूँ। मनुष्य और उसके व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन्स ऑन देयर बिहेवियर इज नोन एज। तो हम बात करते हैं ऑप्शन की तरफ। दोस्तों, ऑप्शन थोड़ा कटा हुआ है, उसको हम आगे लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उस क्वेश्चन को अनुच्छेद 324 से संबंधित है। द आर्टिकल 324 इज रिलेटेड टू। दोस्तों, जो क्वेश्चन छूटा उसको आगे वो क्वेश्चन है तो अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन नंबर 67 आपके है। तो दोस्तों, ये जो है ना, भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द आर्टिकल 324 इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है ना दोस्तों, अब आपके सामने दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर यहाँ लिखा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक राष्ट्रीय आपातकाल पूछ लिया आपके एग्जाम में कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद से है। तो दोस्तों, आपका आंसर आएगा 352 अर्थात 352। कितना होगा दोस्तों, 352 अर्थात 352। राष्ट्रीय आपातकाल पूछे तो 352। राजभाषा से अगर पूछ लिया, किससे दोस्तों, राजभाषा, जैसे यहाँ दिया है ना, राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो दोस्तों, राजभाषा जो है 343 से लेकर 351 तक है। कब दोस्तों, 343 से लेकर 351 तक। ठीक है ना, अब कुछ और बचा, हाँ एक और बचा है, भारत निर्वाचन आयोग। दोस्तों, भारत जो निर्वाचन आयोग है ना, भारत निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो अनुच्छेद 324 में ही भारत निर्वाचन आयोग की बात की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इससे पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर बता दे रहा हूँ। मनुष्य के अध्ययन और उनके व्यवहार को नववृत्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए उसको लेंगे आगे, अभी ऑप्शन नहीं तो समझ नहीं पाएंगे।
भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को नामित कर सकता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी पर्सन टू द राज्यसभा। जो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, वो जो है राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं दोस्तों। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? 12 व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पूछ लिया किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 80, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल 80 के तहत, ठीक है ना। जो नामांकित सदस्य होते हैं वो कैसे सदस्य होते हैं दोस्तों? वो साहित्य में कुछ अच्छा किए होते हैं, ठीक है ना। इसमें साहित्य में अच्छा किए होते हैं, विज्ञान में कुछ अच्छा किए होते हैं, कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा किए होते हैं, उस तरीके से वो व्यक्ति होते हैं जो नामित होते हैं। अगला क्वेश्चन, यानी कि फिलहाल में ऑप्शन नंबर 20 का सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स इज रिलेटेड टू पंचायत। दोस्तों पंचायत जो है किस जो है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? तो दोस्तों अनुसूची 11, कौन सी? शेड्यूल 11, यानी कि जो अनुसूचित 11 पंचायतों से संबंधित है। अब यहाँ पे इस अनुसूची तो क्या अनुसूची को क्या किया गया था? 1992 के 73वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था। कब? जब 1992 का जो 73वां संविधान हुआ था दोस्तों, संशोधन हुआ था, उसी में अनुसूची 11 को क्या कर दिया था? जोड़ा गया था, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे एक चीज यहाँ दे रखा है, उसको समझ लेते हैं। अनुसूचित 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुसूचित 7 क्या करता है? राज्यों और राज्य जो होते हैं और जो संघ होते हैं ना, उनके बीच जो शक्ति होती है, जो उनके बीच शक्ति होती है ना, उसके बीच का बंटवारा होता है। अनुसूची 7, सॉरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क? बराक नदी, कामेंग नदी, मानस नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? आप लोग आंसर बताइए दोस्तों, कौन सी नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहां से होकर बहती है? तो पहले तो आप जान लीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ दोस्तों? ये असम में है। कहाँ पर है? असम में। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों इन तीनों से कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग जाने बराक, लामेंग, मानस थोड़ा था, लेकिन ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे जो बात करते हैं, थोड़ा सा इसका हम डिटेल लेते हैं। कैसा लेते हैं? डिटेल जानकारी लेते हैं। तो एक सेकंड, हाँ बस। तो यहाँ पे कौन सी नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट आंसर है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक है ना। और यह क्या है? विश्व धरोहर स्थल है। क्या है? विश्व धरोहर स्थल है। और ये प्रसिद्ध क्यों है दोस्तों? एक सींग वाले गैड़े के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैड़े यहाँ पर पाए जाते, इसलिए ये फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के खिलाफ था? हु एमंग द फॉलोइंग वाज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती? सती प्रथा के विरुद्ध, यानी कि जब सती प्रथा, बहुत लोग जो है उसके जो है पक्ष में थे, बहुत लोग उसके क्या थे दोस्तों? पक्ष में थे, और बहुत लोग उसके विपक्ष में थे। तो इसमें से कौन सती प्रथा के खिलाफ था दोस्तों? हम इसकी बात करते हैं, इनमें से कौन सती प्रथा के खिलाफ था? देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, या दयानंद सरस्वती, या राजा राम मोहन राय, या केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों यहाँ से राजा राम मोहन राय जो थे ना, राजा राम मोहन राय, ये सती प्रथा के खिलाफ थे। ऑप्शन सी से क्या करेक्ट आंसर है दोस्तों। थोड़ा जानकारी लेते हैं और डिटेल में। दिसंबर 1829 में, कब दोस्तों? दिसंबर 1829 में। दिसंबर 1829 में एक्ट XV या II के अंतर्गत सती प्रथा को विलियम बेंटिंग ने एक अपराध बनाया था। क्या बताया था? अपराध, ठीक है ना। बंगाल सती विनिमय ने सती प्रथा को क्या बना दिया? अपराध बना दिया था। यानी कि एक अपराध हो गया था दोस्तों, इसमें मतलब अपराध माना जाने लगा था, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन की बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि थे और उन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की दोस्तों। केशव चंद्र सेन, यह एक भारतीय बंगाली दार्शनिक और समाज सुधारक थे, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिलहाल में इसका आंसर सी दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्वबोधिनी सभा का हिस्सा था? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द पार्ट ऑफ तत्वबोधिनी सभा? तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों शहर में गया था ना, फिर भी आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी को आया, फिर भी आपके लिए कितना है कि वीडियो शूट करूँ किसी भी एंगल से। इंग्लिश का वीडियो आया, लेकिन वो कल परसों में बेहतरीन तरीके से आएगा, परेशान न रहे। निम्नलिखित में से कौन तत्वबोधिनी सभा का हिस्सा था? तो दोस्तों तत्वबोधिनी सभा के हिस्सा थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट आंसर है। कौन थे दोस्तों? देवेंद्रनाथ
टैगोर। हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे इसके बारे में, परेशान ना रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी। अब पूछ लिया तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1839 में। कब हुई थी? 1839 में। कोई पूछ लिया इसका उद्देश्य क्या था, तो तत्वबोधिनी सभा का जो उद्देश्य था ना, राजा राम मोहन राय के विचारों और शिक्षाओं का प्रचार था। राजा राम मोहन राय की जो शिक्षा और जो विचार थे ना, उनका प्रचार था। मेन इंपॉर्टेंट स्थापना कब हुआ था? 1839 में, 1839। अगला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, जिन्होंने लाइक नहीं को जो भी चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। भक्त तुकाराम एक थे। भक्त तुकाराम वाज ए। दोस्तों भक्त तुकाराम जो है पादरी थे, लोहार थे, पेंटर थे या कवि थे? आंसर बताइए दोस्तों। भक्त तुकाराम जैसे नाम से ही पता चला ये कवि थे। क्या थे? तुका क्या आया ना, कैसे कवि, ऐसे याद कर लीजिए। भक्त तुकाराम ये क्या थे दोस्तों? कवि थे। ये महाराष्ट्र में दोस्तों, कब? जब महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में दोस्तों जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था तो तुकाराम वहाँ पे जो है थे। ये विष्णु भगवान के दोस्तों भक्त थे। वो अपनी अभंग भक्ति कविता और कीर्तन के लिए भी जाने जाते हैं। मतलब भक्ति बहुत अच्छी करते थे, जैसा आज आप लोग कर रहे हैं आजकल। कौन सी भक्ति कर रहे हैं पता ही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। दोस्तों बुनियादी ढांचा एग्जाम, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे सबको पता है बस है, टेलीफोन लाइन है, बिजली, ठीक है, लेकिन बैंक जो है बुनियादी ढांचा नहीं है, ठीक है। सरकार के अंडर में चलता है ये बैंक जो होता है, ठीक है ना। अब ये कहेंगे सर बिजली भी सरकार के अंडर में चलती, सही बात है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन मैच करा ना वो बैंक ही के। बैंक बुनियादी ढांचा क्षेत्र का हिस्सा दोस्तों नहीं है, लेकिन सेवा क्षेत्र के, यह सेवा क्षेत्र के अंदर का तो आएगा बैंक, क्योंकि सेवा दे रहा है, लेकिन बुनियादी ढांचा का नहीं है। अब पूछ लिया दोस्तों कि बुनियादी ढांचा का है क्या, तो बस, टेलीफोन लाइन और बिजली सभी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है ना। और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के अन्य उदाहरण अगर हम बात करें तो सीवेज हो गया, पानी हो गया, पुल हो गया, बांध हो गया, ये सब अन्य उदाहरण है, ठीक है। फिलहाल में इसका आंसर डी के साथ। अगला, स्टैगफ्लेशन के बारे में कौन सा सही है? दोस्तों ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अब आप जान लीजिए स्टैगफ्लेशन होता क्या है। दोस्तों स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होता है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति जो होती है ना, उसकी जो दर होती है वो बढ़ जाती है और उच्च ठहराव होता है और ठहर जाता है, ऊपर जाके ठहरता है। जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा डॉलर का दाम ऊपर हो गया, नीचे जल्दी कम आता है ना, वही सिचुएशन मान सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन नंबर डी, उच्च मुद्रास्फीति और कम स्थिरता। कम स्थिरता का मतलब है नीचे, उच्च तो हो जाएगा लेकिन जो है लो थोड़ा कम होगा, तो स्टैगफ्लेशन को समझ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो भी चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करो और टेलीग्राम वाली लिंक से जो है आप लोग जरूर जुड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, इसलिए इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS ऑफिस? तो दोस्तों MS ऑफिस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर 76 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन का मतलब नहीं जानते होंगे कि प्रयोग होता है, तो आज जो लोग नहीं जानते हैं ना, आज जान लीजिए कि हाँ बैजनाथ सर ने बता दिया। अगला, किस सॉफ्टवेयर के भाग को एक्सेल कहा जाता है? सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है। चीज़ को हम छू देते हैं वो हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर में नहीं छू पाते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये सिंपल सा दिमाग लगा लीजिए। विच सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट, विच सॉफ्टवेयर पार्ट इज कॉल्ड एक्सेल, यानी कि किस सॉफ्टवेयर के भाग को एक्सेल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक्सेल। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है। MS ऑफिस ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 78 की तरफ। विभिन्न सिस्टम से जुड़ने के लिए लैन का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर का, ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। लैन का फुल फॉर्म क्या? सिंपल सी बात है, यही पूछ रहा है दोस्तों। लैन का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया और यहाँ पे नेटवर्क क्या हो जाता है? लैन का फुल फॉर्म दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी देखिए एकदम करेक्ट दिख रहा है, ठीक है ना। तो लॉजिकल एंटीना नेटवर्क को मत लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे देखते ही एंटीना लगा तो मार देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकत्व का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना, साइंस का क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन।
हु इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोस्तों जब इंग्लिश से पूछेगा तो यही क्वेश्चन तो पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करा देना ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चुंबकत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल में हम जाने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, माइकल फैराडे। दोस्तों माइकल माइकल फैराडे को विद्युत चुंबकत्व का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। विद्युत चुंबकत्व क्या है? भौतिकी की एक शाखा है। भौतिकी की क्या है दोस्तों? एक शाखा है जो विद्युत चुंबकीय बल से संबंधित है। जो विद्युत चुंबकीय बल से संबंधित है, जो विद्युत आवेश कणों के बीच होता है। ये क्या, ये होता क्या है? विद्युत आवेश जब होता है उनके कणों के बीच होता है। फोकल लंबाई किसके बीच की दूरी है? दोस्तों प्रकाश, ये फिजिक्स के लेसन 1 प्रकाश का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, जो फोकल लंबाई होती है दोस्तों, एकदम फोकस और दर्पण की ध्रुव, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो फोकल लंबाई फोकस और दर्पण की ध्रुव के बीच की दूरी है, ठीक है दोस्तों, एकदम अच्छे से समझते रहिए। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से है ना, इस तरीके से बना होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बनता है और यहाँ पे किरणें वगैरह आती हैं, ठीक है ना। यह अवतल दर्पण है। तो आप लोगों को फिलहाल के लिए बताया जाएगा सारा चीज़, परेशान ना रहिए, आप लोगों को सारा क्लास दिया जाएगा। इसका आंसर हम फिलहाल में जाने वाले ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोल साइड इज। दोस्तों परिनालिका के जो अंदर क्षेत्र होती है ना, वो समांतर रेखा होती है। कैसी होती है आप देखते होंगे ना, इस तरह परिनालिका के अंदर जो भी चुंबकीय क्षेत्र होती हैं वो समांतर, या तो इस तरीके से रहेंगी या तो इस तरीके से रहेंगी। समांतर मतलब यही तो होता है, ऐसे ही तो होता है। तो कैसी होती हैं दोस्तों? समांतर होती हैं। लेकिन कह रहा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसी होती हैं? तो 81 का हम बात करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाते हैं, सभी बिंदुओं पर एक समान। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे चुंबक में ऐसे ऐसे करते हुए देखा होगा, कुछ इस तरीके से देखा होगा। तो यहाँ पे एक बिंदु पर मिल रहे हैं ना, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है। अगर दोस्तों पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान कुछ भी हो, तो चंद्रमा पर कितना हो जाता है? तो दोस्तों द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं, आप लोग इस चीज़ को जान लीजिए, वही रहा था। बहुत ही गजब का क्वेश्चन। द्रव्यमान दोस्तों कहीं पर भी नहीं बदलता। मास माने होता द्रव्यमान, भार तो बदलता है दोस्तों, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। आप लोग इस बात को याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी पर द्रव्यमान चाहे जहाँ रहे दोस्तों, द्रव्यमान इक्वली होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। वहाँ पे सेधा नमक का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रॉक साल्ट? एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रॉक साल्ट। तो इसका अगर हम बात करेंगे, सेधा नमक का एकदम एकदम इजी क्वेश्चन, सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। NaCl जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार NaCl सबको पता है, सोडियम क्लोराइड, Na का सोडियम, क्लोरीन। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, विद्युत ये सब बताते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। कौन सा कोशिका मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है? तो दोस्तों नर्व सेल्स जो होती है ना, जो तंत्रिका कोशिका होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले हैं। तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। न्यूरॉन्स करती क्या है दोस्तों? न्यूरॉन्स पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में ना संदेश भेजती है कि इसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। न्यूरॉन्स में एक कोशिका शरीर, एक अक्ष तंत्र और डेंड्राइट्स होते हैं। उस चीज़ को जब आप पूरा फिगर बनाएंगे तो फिर आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन, या फिलहाल में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। गुरुत्वीय रिसेप्टर्स का क्या स्थान है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ गुस्टेटरी रिसेप्टर्स? तो दोस्तों जीभ पर गुरुत्वीय रिसेप्टर्स स्थित होते हैं। कहाँ पर? जीभ पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जैसे जब हम स्वाद का दोस्तों पता लगाते हैं ना, स्वाद का पता लगाते हैं, तो गुरुत्वीय रिसेप्टर्स का वहाँ पर यूज होता है, जिस वजह से स्वाद का पता, यानी कि ऑप्शन सी के साथ जाने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का संयोजी ऊतक है? यार ये तो सबको पता होना चाहिए, कौन एक प्रकार का संयोजी ऊतक? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो दोस्तों संयोजी मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। और ये करता क्या है? संयोजी ऊतक के कार्य जो होते हैं ना, शरीर के सभी भागों की रक्षा करना। शरीर के जितने पार्ट्स होते हैं ना,
उनकी क्या करना, रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, यही उसका काम होता है। समर्थन करना, उनको सहयोग देना। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप के रख रखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर? जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, इंग्लिश भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। सेबेसियस ग्लैंड यूज मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या एड्रिनल या थायराइड या प्रोगेस्टेरोन? दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर अधिवृक्क ग्रंथि अर्थात एड्रिनल ग्लैंड। दोस्तों जो रक्तचाप होता है ना, तो उसके लिए जो है अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थात जिम्मेदार होती हैं। याद रखिएगा एड्रिनल ग्लैंड। बायोलॉजी थोड़ा आप लोग फोकस करिए ज़्यादा, क्योंकि मार्क टेस्ट ने दिमाग हिला दिया सबका। कमेंट से पूरा कमेंट सेक्शन भर जा रहा है, सर क्या करें। निम्नलिखित में से किसे भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर इसमें कुछ बताना ही है ना, आपको पता होना चाहिए, जीके का करंट का क्वेश्चन है। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया तुषार मेहता को। दोस्तों किसको? तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं दोस्तों। हाँ, अरविंद सुब्रह्मण्यम क्या है? अरविंद सुब्रह्मण्यम ध्यान दिया ना, अरविंद सुब्रह्मण्यम दोस्तों एक भारतीय अर्थशास्त्री और भारत सरकार के पूरे मुख्य जो है आर्थिक सलाहकार भी हैं। याद रखिएगा। यहाँ पे एक और था, थोड़ा डिटेल में बताना था दोस्तों, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए रक्तचाप वाले क्वेश्चन का। जैसे यहाँ दिएगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या दोस्तों? प्रोजेस्टेरॉन एक प्राकृतिक महिला हार्मोन है जिसे गर्भावस्था हार्मोन। दोस्तों जब कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है ना, तब ये प्रोजेस्टेरॉन जो वहाँ पर अवेलेबल रहता है, यानी कि इसे हम गर्भावस्था हार्मोन भी कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि, दोस्तों थायराइड ग्रंथि एक तितली के आकार का अंग है जो आपकी गर्दन के आधार में स्थित है। जिस तरीके आपका गर्दन का आधार होता है ना, उसी तरीके से थायराइड ग्रंथि भी रहती है। और सेबेसियस ग्रंथि यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों सेबेसियस ग्रंथि त्वचा की एक छोटी ग्रंथि होती है। जो हमारा त्वचा होता है ना, ये स्किन होता है ना, उसकी एक क्या होती है, छोटी ग्रंथि होती है, जो त्वचा और बालों को चिकना करने के लिए बालों के रोम में एक चिकनायुक्त द्रव्य सीरम का स्त्राव करती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा मतलब बाल है शरीर पर ना, उसके अंदर से कभी गर्मियों आपने देखा होगा कि कुछ पसीना निकलता है ना, तो वो उसके लिए जिम्मेदार है ये सेबेसियस ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, भारत का 100वां हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ध्यान से देखिएगा, भारत का 100वां हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडिया 100th एयरपोर्ट सिचुएटेड? दोस्तों भारत के हम 100वें हवाई अड्डे की बात करेंगे तो यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। लेकिन पूछ लिया कहाँ? सिक्किम में पाकयोंग। कौन दोस्तों? पाकयोंग हवाई अड्डा। कौन हवाई अड्डा? पाकयोंग हवाई अड्डा यहाँ पे स्थित है। तो पहले क्या था, सिक्किम में कोई भी हवाई अड्डा नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर हो चुका है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला पुलिस बल है जो मलखानों का डिजिटलीकरण करता है? मलखाने मतलब आप लोग जानते ही हैं, बताया तो है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे यह काम कौन सी सरकार कर सकती है? ये काम दिल्ली पुलिस के अलावा कोई और नहीं कर सकती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब ये मलखाना किसी को समझ में आया कि नहीं, बता दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस देश में सभी मलखानों, जब्त हथियारों और गोला बारूद को रखने के लिए, राज्य के हर पुलिस स्टेशन में रखने के लिए पहली पुलिस बन गए, जो है गोला बारूद दुनिया भर की चीज़ें जो रखते हैं। अगला, भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ स्थित होगा? वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट म्यूजिक म्यूजियम सिचुएटेड? तो पहला भारत का संग्रह यहाँ पे तमिलनाडु के साथ जाने वाले हैं। दोस्तों भारत का पहला संगीत संग्रहालय केंद्र सरकार की ओर से तमिलनाडु के तिरुवायूर में, कहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो भूल जाएंगे आप लोग, तिरुवायूर में। कहाँ पर दोस्तों? ओहो, तिरुवायूर में। कहाँ पर? तिरुवायूर में संत त्यागराज के जन्म स्थान कर्नाटक के ट्रिनिटी संगीत में से एक की सहायता से स्थापित किया जाएगा। अगला, भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहाँ स्थित है? इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल दोस्तों झज्जर हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? झज्जर हरियाणा में। दोस्तों कहाँ पर? झज्जर हरियाणा में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन। एस्ट्रोनॉमिकल दोस्तों डॉक्टर जीसी अनुपमा को, किसको? जीसी अनुपमा को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भी करंट का क्वेश्चन, आप लोग समझ लीजिएगा।
तो दोस्तों न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को, किसको दोस्तों, लास्ट डी आंसर इसका सही है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को जो है पहले जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। लास्ट क्वेश्चन, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब जोड़ा गया था। दोस्तों कुंभ मेले को 2017 में, कब, 2017 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में जोड़ा गया। भारत में कुल 13 अमूर्त संस्कृति विरासत है जो यूनेस्को की सूची में अंकित है। दोस्तों 60 से लेकर हमने 100 तक का क्वेश्चन आपको करा दिया, 1-2 क्वेश्चन छूटा बीच में, कोई बात नहीं, लगभग 40 क्वेश्चन हुआ। आप लोग बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करिए। मैं देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो नहीं देखते हैं और कमेंट करेंगे सर हम तैयारी कैसे करें। हम क्या करें यार, जब वीडियो पूरा देखेंगे तब तो कुछ बात होगी। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दिए। जो भी चैनल पर ना, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।